धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये देखना है कि कहानी कहां बदलती है, ये देखना है कि कहानी कहां बदलती है। अभी तक तो वही बेवफाई करता है। ये शेर जरूर किसी माशूक ने अपनी माशूका के बारे में कहा होगा, लेकिन जो जंग चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जिसको गाजा और इजराइल की जंग बताने की लाख कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे बाबरी मस्जिद का नाम मिटा दिया गया, फिर कहने लगे विवादित ढांचा, फिर कहने लगे राम जन्मभूमि, और फिर बाद में कहने लगे दिव्य भव्य राम मंदिर। आज बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं होता। ठीक उसी तरीके की कोशिशें की जा रही है। वहां पर क्या घट रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो ऐसा लगता है देखने से कि इजराइल रुक नहीं रहा है। पहले उसने संसद से प्रस्ताव पास कराया कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं देंगे, फिर कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा दिया नेतन्याहू ने और कह दिया कि 3000 घर वेस्ट बैंक में बना देंगे और युद्धोपरांत यानी पोस्ट वॉर जो भी होगा उसके बाद गाजा पर भी वो किसी स्थानीय को अपना पिट्ठू बनाकर सत्ता करेंगे, सेना वहां पर रखेंगे। हमास की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। हूतियों ने एक तरीके से पूरे समुद्र को जाम करके रख दिया है, यानी कि वो दबाव भी बना रहे हैं। तो कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और आप जानते हैं मिडिल ईस्ट पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात कराने की बात सोची। जो नेतन्याहू का रवैया है, पहले तो वो जबानी जमा खर्ची करता था, फिर उसने संसद से प्रस्ताव पास करा दिया, अब वो कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा रहा है। ये तमाम चीजें तब हो रही हैं जब आईसीजे का आदेश हो चुका है, यूएनएससी से एक बार प्रस्ताव पास हो चुका है, यूएनजी से 2 बार प्रस्ताव पास हो चुके हैं। आईएमएफ कह रहा है कि इनकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। चारों तरफ से खबरें आ रही है कि 5 महीने लड़ने के बाद भी इजराइल नहीं जीत पा रहा है। रुक तो रहा नहीं है वो। देखिए, रुक नहीं रहा, ये अपनी जगह हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से बातचीत का रुख नजर आ रहा है, अभी कल ही इस्माइल हानिया काहिरा से बात करके वापस हुए और फिर पेरिस में बात शुरू हो गई शाम होते होते, और वहां सीआईए के सरबरा, कतर के प्राइम मिनिस्टर, मिस्र के एनएसए और इजराइल के मोसाद और शिनबेट के सरबरा, ये सारे वहां पर हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब 2 दिन पहले ही हूथियों ने तमाम शिपिंग कंपनियों को और जितने भी मुतल्लिका लोग हो सकते हैं दुनिया भर में, उनको एक फॉर्मल खत के तौर पर, ऐलान के तौर पर यह बताया है कि ये हमारे दुश्मन हैं। और वहां आप जैसे कह रहे हैं ना, इजराइल की पार्लियामेंट में यह पास हो गया और कैबिनेट में यह पास हो गया। अभी 2 दिन पहले यमन के जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई और वहां के प्रेसिडेंट ने डिक्री पर दस्तखत किए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन हमारे दुश्मन है। और उसके ये इस ऐलान के फौरन बाद ये खत भी जारी कर दिया, ऐलान भी कर दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, इनकी मिल्कियत वाला कोई जहाज या इनके झंडे के तरह चलने वाला कोई भी जहाज, इन पर हमारी तरफ से पूरी पाबंदी है। तो ये जो पाबंदी है, ये समझ लीजिए, ये जो पूरी दुनिया का जो साम्राज्यवाद जिसे कहिए, इंपीरियलिज्म कहिए, कैपिटलिज्म कहिए, ये तिजारत पर इसकी बुनियाद है। और अगर तिजारत पर ही हमला हो जाए, जो हूथी कर रहे हैं बहुत ही कामयाबी के साथ, तो 4-5 महीने हो गए हैं, सब कुछ हमले तो हो ही रहे हैं ना। तिजारत ठप हो चुकी है, कारोबार बंद हो चुका है, लोग मर रहे हैं, इजराइल हिल गया है, रुक कहां रहा है? देखिए, मैं वही बता रहा हूं, रुकना तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये इशारे अब तक आ चुके हैं कि अब बड़े हमले नहीं होंगे। हालांकि धमकियों का सिलसिला रफा पर अभी उसी तरह से खतरा मंडरा रहा है और हमले भी हो रहे हैं। और रफा ऐसी जगह है जहां तकरीबन 13-14 लाख लोग बहुत कम जगह में, कैंपों में मजबूर हैं वहां रहने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑल्टरनेट जो प्रोग्राम बता रहे हैं नेतन्याहू, उस प्रोग्राम को अमेरिका भी इनकार कर रहा है
कि ये जो आप अल्टरनेट हुकूमत जंग के बाद गाजा में किसकी हुकूमत होगी उसकी हम नहीं मानेंगे। ये बात अपनी जगह सही है कि अमेरिका पूरी तरह से दोगलेपन से काम करता है, वो इजराइल को टोका टाकी भी करता है, कुछ कहता है हम इससे नाराज हैं, लेकिन हथियार भी देता रहता है। तो ये एक सिलसिला है जो इस पूरे प्रोपेगेंडे को जो ये नेतन्याहू ने आजकल लॉन्च कर रखा है, पहले वो संसद से प्रस्ताव पास करा रहा है, फिर कैबिनेट से बोल रहा है, फिर उसके मंत्री बोल रहे हैं, फिर वो प्लान पूरा बता रहा है कैसे करेंगे, इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई वो साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है? देखिए, साइकोलॉजिकल वार तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इजराइल हो, अमेरिका हो, ये आपस में एक प्रपोजल देते हैं, दूसरा उसकी मुखालफत करता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन असल जो पार्टनर हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आप करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। और उनकी ना मर्जी ली जा रही, ना उनसे कोई बात हो रही। तो ये आपस में पुलाव पकाते रहो और बताते रहो कि हमने बहुत क्या बड़ा ये सिर्फ आपस में पुलाव पकाई जा रही है, या नेतन्याहू वाकई में इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि बाइडन की उसके सामने कोई औकात नहीं रही है? देखिए, बाइडन बहुत ही अजीब एक तरह से सैंडविच बने हुए हैं। एक तरफ तो यह कि उनके सामने इलेक्शन है और इलेक्शन में पैसे की जरूरत होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ है ना, मोदी जी को पैसा चाहिए अडानी से और उन कंपनियों से, तकरीबन उससे भी कहीं ज्यादा इजरायली लॉबी अमेरिका में काम करती है, जो बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं और वो इलेक्शंस को फंड करते हैं। कहा यह जाता है कि कांग्रेस का एक मेंबर भी बगैर उनकी फंडिंग के नहीं जीत सकता। तो उधर से वो दबाव है, इधर से तो क्या ट्रंप को लाके जो मंसूबे अधूरे हैं अभी इजराइल के, जंग वहां तक चला के और ट्रंप को लाके पूरे किए जाएंगे क्या? देखिए, वो कोशिश तो बहुत कुछ करेंगे। ट्रंप ने जेरूसलम में अमेरिकी एम्बेसी शिफ्ट की थी, आपको याद होगा। ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर ऐलान किया था और वो उस पूरी बात को, वो जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती है, जो अब दोबारा कही जाने लगी है, जिसके बारे में डिस्कशन बंद हो चुका था, उसकी वो कभी बात नहीं करता था। नेतन्याहू के साथ यानी इस हुकूमत के साथ उनका दामाद एक जॉरेड कुशनर, वो मुसलसल काम करता था। वही MBS सऊदी अरब वालों के साथ वो ताल्लुकात बढ़ा रहा था। तो वो एक प्लान है और ज़ायनिस्ट अमरीकी सियासत को कंट्रोल करते हैं और वो इलेक्शंस को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ जिस तरफ ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा नहीं मालूम, चूंकि पब्लिक ओपिनियन बड़ी हद तक यूरोप में भी, अमेरिका में भी जो रोज प्रोटेस्ट आने की खबरें आती हैं, उससे ये लगता है कि फिलिस्तीनियों के हक में और इजराइल के खिलाफ है। लेकिन क्या ये वाकई वोट में तब्दील हो पाएंगे इजराइल के खिलाफ, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक कह रहे हैं आप। पब्लिक ओपिनियन की आपने बात की, पूरे इजराइल के अंदर एक माहौल बन रहा है, लोग लाखों लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि जंग नेतन्याहू के लिए जीवनदान बन गई है। बिल्कुल, देखिए, जीवन दान, ये बहुत ही कमाल की एक बात हो रही है। दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू जंग लंबी चाहते हैं, चूंकि उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उन्हें हो सकता है जेल जाना पड़े। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अजीब, अगर उसे मुल्क कहा जाए, चूंकि वो फिलिस्तीन के कब्जा करके बनी हुई एक एंटिटी है जिसको कुछ लोग बाकायदा इजराइल एक मुल्क के तौर पर मानते हैं, हमारा मुल्क भी मानता है, हमारे यहाँ एम्बेसी भी है। लेकिन उसके तमाम जुल्म को देखते हुए भी दुनिया साथ भी चलती रहे और फिलिस्तीनियों के हक में भी बात करती रहे। ये पूरी दुनिया का एक अजीब दोगलापन है। यानी जब कभी फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी दिखानी हो तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का महमूद अब्बास सामने आ जाता है, उसके साथ फोटो खिंचवाओ, और जो असल में अपनी मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको टेररिस्ट कहते रहो। तो ये एक अजीब सा पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बना हुआ है। उसके नतीजे में क्या वाकई फिलिस्तीन बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच 2 खबरें आई थी, क्योंकि फिर उनकी तरफ चलेंगे जो इजराइल को देश नहीं मानते हैं। कहा गया कि हिजबुल्लाह ने दबाव बनाया हमास पर, वो कहा कि भाई अपनी शर्तें वर्तें कुछ हल्की सी कर लो ताकि समझौता हो जाए। और इसी के साथ एक खबर आई जिसमें बताया गया कि हमास के खिलाफ गाजा में प्रोटेस्ट हुआ है।
देखिए इन दोनों खबरों का सोर्स बहुत ही कमजोर है। अगर इस तरह के प्रोपेगंडे पर हम यकीन कर लें कि हिजबुल्लाह ने कहा हमास से, वो कौन सी सोर्स है? अगर आप मुझे कोई बता सकें तो वो एक एक बिल्कुल हवाई बातें तो हो सकती हैं। और लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल तो और जेरूसलम पोस्ट तो बढ़ा चढ़ा के छाप रहे हैं खूब खबरों को। तो उन्हें तो वो छाप नहीं है। वो एक तस्वीर, एक छोटी सी कोई वीडियो क्लिप आई जिसमें कोई एक शख्स ऊंची आवाज से हमास के खिलाफ कुछ बोलता हुआ नजर आया। उस वीडियो की छोटी सी वीडियो क्लिप पर ये खबरें चला दी गई। अच्छा, बहुत ही दिलचस्प बात है, ये प्रोपेगंडे की बीच में कहानी मैं थोड़ी सी बता दूं। एक खबर बगैर सोर्स के एक जगह आप छाप दो, उसके बाद बाकी मीडिया जो है वो उसको सोर्स मान लेता है। फना अखबार ने कहा, फना अखबार ने कहा, फना अखबार ने कहा, तो झूठ तो चल गया ना। हाँ। तो इस तरह से जब झूठ चलाने का सिलसिला हो तो उसको बहरहाल हमें हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए और कंफर्म करना चाहिए खबरों को। और खबरें किस तरह से चलाई जाती हैं वो तो हम रोज की कहानियां देखते हैं। और जंग में तो प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है, एक एक खबर को छांटना अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम तो अपने यहाँ से देख रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, उन किसानों को रात दिन क्या क्या बताने की कोशिश की जा रही है। कोई इनको बेवड़ा बता रहा है, कोई दारूबाज बता रहा है, कोई खाली। अरे सब किसान, आपने किसानों का जिक्र कर दिया, मैं आज ऑन रिकॉर्ड एक बात बताई दूं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। हमारे चैनल पर, मीडिया स्टार वर्ल्ड पर, 2 इंटरव्यू किसान आंदोलन के सिलसिले में हमने अलग अलग लोगों से किए। उसको फौरन यूट्यूब ने हटा दिया। मतलब ये सरकार जो है, एलन मस्क का भी एक बयान आया ना 2 दिन पहले कि एक्स पर बहुत से अकाउंट्स को बंद करने के लिए सरकार ने दबाव डाला। तो उस सरकार के दबाव में बहुत ही सीधे शरीफ किस्म के लोग, जो कोई अनपार्लियामेंट्री कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ वो चूंकि किसानों के बात कही गई थी तो वो वीडियो हटा दिया गया। एलन मस्क को इसीलिए तो नोबेल का पुरस्कार मिलने जा रहा है सर। हाँ, तो वो देखिए एलन मस्क जो है इजराइल में क्या कर रहा है वहां भी। अब एलन मस्क एक ऐसा एलिमेंट बन गया, ऐसा फैक्टर बन गया कि किस जगह इंटरनेट हो किस जगह ना हो, वो उसकी जिम्मेदारी उसी जायनिस्ट प्लान को पूरा करने का काम वो कर रहा है। और हमारे यहाँ भारत में भी जायनियों के पसंद करने वाले लोग तो बहुत हैं ना, तो वो कोई भी अवार्ड दे दें, दुनिया में दे दें, यहां दे दें, तो अब तो खुला मैदान है। चलिए, जायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बनकर पूरी दुनिया में सामने रहने वाला, दिखने वाला ईरान जो है, वहां तो कुछ ना कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान पे फिर से एक बार उसने एयर स्ट्राइक कर डाली है। और कोई संगठन है जिसे वो अपने यहाँ पे आतंकवादी संगठन बताता है, उसके एक शख्स को मार डाला है। हाँ, तो वो तो अभी पिछले दिनों भी नूरा कुश्ती तो हुई थी, पिछले दिनों भी हुई थी। पिछले दिनों भी पाकिस्तान और ईरान दोनों ने अपने अपने दुश्मनों को एक दूसरे के मुल्कों में मारा था। और उसके सर आम लोग मारे गए थे, रिपोर्ट में ये आया था कि आम लोग मारे गए सर। हाँ, आम लोग तो देखिए किसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, बात में फिर वहीं आऊंगा। मीडिया का कमाल होता है अपना, पहली खबर के साथ झूठ चला दो तो वही नैरेटिव बना रहता है। वो वेस्टर्न मीडिया बहुत अच्छी तरह से जानता है। और उसी झटके में पिछली बार जब हमला हुआ था इराक के अंदर ईरान की तरफ से और पाकिस्तान के अंदर, दोनों जगह मेरा उस वक्त भी ये अंदाज था और आज भी है कि बगदाद में भी और इस्लामाबाद में भी फॉरेन मिनिस्ट्रीज में कुछ अमेरिकी एजेंट ऐसे बैठे हुए थे कि उन्होंने फौरन रिएक्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद ही संभल गए थे। तो ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा वाकया। यानी अब ईरान ने एक मार दिया पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान से ईरान अपने यहाँ 1-2 को मरवा देगा, कहानी खत्म। हाँ, बिल्कुल 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 हो सकता है। चूंकि देखिए वो बॉर्डर का इलाका है, जो क्रिमिनल्स होते हैं या टेररिस्ट होते हैं वो ईरान के खिलाफ काम करने वाले दौड़ के वापस चले जाते हैं पाकिस्तान में। तो ईरानी फौज या पुलिस वहां नहीं आ सकती। और जो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं बलूचिस्तान में, वो भाग करके चले जाते हैं ईरान में। तो पिछले जो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जो कुछ हुआ था वो तकरीबन इसी किस्म के हमले थे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार तेहरान और इस्लामाबाद। सवाल तो यहाँ पे ये आता है ना सर कि भैया जब अपने दुश्मन को बगदाद में मार देते हो, जाके पाकिस्तान में मार देते हो, तो ये इतना बड़ा जो दुश्मन बैठा है इतने साल से, इसे कब मारोगे?
मारने का इंतजाम इतना बेहतरीन किया हुआ है कि वहीं वहीं हमास को और जिहाद इस्लामी को और हिजबुल्लाह को, हशदल शाबी को, हूथियों ने जो दम जो है वो गला घोट रखा उनको, उन्हें तैयार तो किया है और टेक्नोलॉजी दी है या हथियार दिए हैं, वो सपोर्ट वो खुल के करता है। तो हर हर लेकिन हिजबुल्लाह के दो लोग कर भी मार दिए, लेकिन हिजबुल्लाह सिर्फ रॉकेट वॉकेट छोड़ के शांत बैठ जाता है। अब वो रॉकेट वॉकेट छोड़ करके तो डिटेल, चूंकि इजरायली मीडिया आपको बताता नहीं है कि नुकसान क्या क्या हुआ है, तो आपको ऐसे ही लगता है कि शायद बच्चों का खेल हो रहा है। इजराइल, देखिए इजराइल ने मीडिया को जो कंट्रोल किया है। नहीं, आपके पास क्या जानकारी है? आपके पास क्या जानकारी है? हिजबुल्लाह क्या? मैं बता रहा हूं इजराइल ने झूठ को आगे बढ़ाने के लिए और सच्ची खबर को दबाने के लिए 110 से ज्यादा तो फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट मार दिए गाजा में। 132 हो चुके हैं। अब 132 हो चुके हैं। खुद इजरायली मीडिया के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इजराइल के अंदर कि हमें गाजा से रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा, सिर्फ जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग ले जाते हैं, जहां तक वो दिखाना चाहते हैं वहां दिखाना चाहते हैं। तो जब इतनी फिल्टर हो करके रोक टोक से खबरें आएंगी तो हमें आपको तो ऐसा ही लगेगा कि फुलझड़ी छोड़ता है और कोई नुकसान नहीं होता। चलिए अब इसको विस्तार से दूसरे तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है दो चीजें हैं, भारत में आरएसएस को दोष दे दीजिए, पूरी दुनिया में इजराइल या यहूदियों को दोष दे दीजिए। अपने आप ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं अपने आप से, मतलब ये जो दूसरे लोग हैं जो लड़ रहे हैं या जो कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। नहीं, देखिए जो लड़ रहे हैं उन्होंने तो अपनी जान लगाई हुई है। अब तक जितने लोग मारे गए हैं, खुद हिजबुल्लाह के लोग भी 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अभी 2 दिन पहले मैं फिगर देख रहा था 110। तो ये लोग मारे जा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। और इजराइल के खिलाफ अगर ये डटे हुए खड़े ना होते तो ये 4.5 महीने के बाद घुटने टेक करके इजिप्ट या पेरिस में जाकर के बात ना कर रहे होते, वो अब तक कुचल चुके होते। तो वो जो अभी तक वो विगर, वो जोश, वो वलवला जो लड़ने की और मरने की तैयारी उस तरफ है, उसी से तो घबरा करके इजराइल बात करने पर मजबूर है। इस बार जो पेरिस में डेलीगेशन गया है, ये रिपोर्ट आई है बाकायदा कि इस बार सिर्फ सुनने के लिए नहीं भेजा है उन्हें जैसे काहिरा में भेजा था, बल्कि कुछ फैसले लेने के लिए, कुछ ढील देने के लिए भी इशारा दिया गया है तेल अवीव की तरफ से। तो ये जो लड़ने वाले हैं फिलिस्तीनी या फिलिस्तीन की सपोर्ट वाले लोग, नहीं तो मिसाल के तौर पर हूथियों के लिए क्या जरूरी था कि वो फिलिस्तीनियों की हमदर्दी इतनी करें। बातें ठीक है सर, लेकिन मैं जिस स्तर पे जाके इस बात को समझना चाहता हूं कि मुसलमानों ने एक सोच बना ली है, अरे हमारे खिलाफ तो यहूदी साजिश कर रहे हैं, अरे हमारे खिलाफ तो आरएसएस के लोग साजिश करते हैं। तो मुसलमान क्या, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, बेअक्ले हैं, अक्ल से पैदल हैं क्या? बिल्कुल ही। देखिए भारत में तो किस तरह से सोच बन रही है वो तो एक अलग एक इशू है जिस पर कभी और बात हो सकती है। लेकिन अरबों में फिलिस्तीनियों के अलावा भी अरबों में जिस तरह से इजराइल के खिलाफ नफरत नजर आई बाइकॉट की शक्ल में, देखिए आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी बंदूक लेकर के बॉर्डर पार करके तो नहीं लड़ सकता। वहां की जब हुकूमतें उनकी गुलाम हैं, अमेरिका और इजराइल की, तो ये आम लोग बेचारे क्या करें, कहां जाएं? लेकिन जितनी वो नफरत जाहिर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मुझे ऐसी रिपोर्टें हैं कि दुबई में, अबू धाबी में, खुद सऊदी अरब में छोटा बच्चा भी कहीं शॉपिंग के लिए जाता है तो अपना टैब लेके जाता है, ये देखता कौन कौन सा ब्रांड मुझे नहीं खरीदना। ठीक है। KFC और मैकडोनल्ड पर रौनक नहीं चाहिए। क्या इसी की वजह से UAE को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, इनाम दिया गया है? देखिए वो उस लिस्ट से बाहर निकाला गया है, वो तो मुझे तफसील बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि अवाम का दबाव इन अरब हुकूमतों के खिलाफ भी है जो बन रहा है। अब इनको कभी कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा, बयान देने पड़ेंगे फिलिस्तीनियों के हक में, जिससे वहां के अवाम का गुस्सा जरा ठंडा रहे। वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात, जो फिलिस्तीन अलग स्टेट बने या बनने का इशारा हो या बनाने के इरादे का ऐलान हो, इस किस्म के कमजोर बयान जो सऊदी अरब से आ रहे हैं,
वो भी अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, लेकिन दिल तो उनका उन्हीं जायोनियों के साथ लगता है। वो बहुत बार साबित हो चुका है। वो उस पर कोई ज्यादा बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जिसे कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो अब सब चीजें सामने आ चुकी, अमल से, एक्शन से, इरादों से, बयानों से। अब वो पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। अब आने वाला वक्त देखिए क्या फिलिस्तीनी लोग उनके बारे में क्या फैसला लेंगे आने वाले वक्त में, जब ये फिलिस्तीनी और फिलिस्तीन के हमदर्द जो इस पूरे इलाके में मजबूत होते जा रहे हैं, वो इन हुकूमतों के बारे में क्या कुछ सोचेंगे, क्या पॉलिसी अपनाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से चीजें बताई, लेकिन सबसे आखिर में जो लाइन कही, शायद यही एक डर इन तमाम देशों के अंदर हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं तो एक दिन उनकी हुकूमतों के लिए भी खतरा पैदा हो सकते हैं, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक पर आगे फिर कभी करेंगे बात विस्तार से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।